और बात रही बीजेपी की, तो मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू हो या मुस्लिम हो, नुकसान दोनों को हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि लोगों का कहना है कि मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है, नुकसान हिंदुओं का भी हो रहा है। देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में नहीं है सर। जब देश का आम नागरिक भूखा मर जाएगा, उसमें ऐसी नौबत आ जाएगी कि वो एक दूसरे को मार के खाने लगेगा। देश बहुत गर्द में जा चुका है, और जो लोग हमें दहशतगर्द खालिस्तानी कह रहे हैं, एक बार आप जंतर मंतर पे आइए, और नहीं आ सकते तो रेलवे स्टेशन पे जाइए अपने देश के, और किसी भी अगल बगल के, मैं कह रहा हूँ आप थाईलैंड ही चले जाइए, वो तो वीजा फ्री है, वहां जाके उस देश का रेलवे स्टेशन देख लीजिए, आपको औकात पता लग जाएगी कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जहाँ पे हिंदू मुस्लिम को ही एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया है, और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के कारण शिक्षा का कोई मुद्दा आज के टाइम में देश में रहा भी नहीं है। हमें दहशतगर्द कहा गया था, तो अगर हम दहशतगर्द है तो हम जंतर मंतर पे क्या कर रहे हैं? फिर तो ये बहुत बड़ा गृह मंत्रालय का और दिल्ली पुलिस का फेलियर है, क्योंकि दहशतगर्द जंतर मंतर पे कैसा आ सकता है? जंतर मंतर तो बहुत प्रोटेक्टेड जगह है कि वो स्थिति भी ना बचे कि देश में बीजेपी का नाम ही खत्म हो जाए, क्योंकि आपको बहुत नाम बदलने की आदत है, तो वो स्थिति ना पैदा करिए। जी, हम 47 में आजाद हुए थे, चाइना 49 में आजाद हुआ था, हम 2.7 ट्रिलियन की बिलियन की इकोनॉमी लेके चले थे, जीडीपी लेके चले थे, और वो लोग 3 बिलियन की जीडीपी लेके चले थे। आज चाइना की 20 है, हमारी 4.6 है, कितना फर्क है? वो हमसे 5 गुना ऊपर चला गया। क्यों ना करे? बराबरी पाकिस्तान से करेगा जो हमसे निकल के भूखा नंगा भिखमंगा देश बना है। आप मुझे बता दीजिए, बराबरी भी तो हम उससे करेंगे ना जो हमारे मतलब का है, क्योंकि जो स्टूडेंट हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कुछ भी दिक्कत किसी के भी साथ आती है, मान लीजिए सोनम वांगचुक जी के साथ आती है, किसी भी एक स्टूडेंट के साथ आती है, इस बार एक जान का बदला हम ये समझ लीजिए किस तरह लेंगे, आप इस चीज का विचार कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम इस मूड में हैं आर पार की लड़ाई में। अगर आप सुनने के इरादे में नहीं है तो अब हम सुनाने के इरादे में हैं। दोस्तों, जंतर मंतर पर अभी हम मौजूद हैं, हमारे साथ गौरव हैं। गौरव इससे पहले भी जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आते रहे हैं, आज फिर आए हैं, इनसे बात करते हैं। और इस विषय पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग हंगर स्ट्राइक पर यहाँ बैठे हैं दोस्तों, उनकी हालत अब ख़राब होने लगी है। ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहाँ एम्बुलेंस में ले जाकर उनको हॉस्पिटलाइज भी कराना पड़ा है, और बीच बीच में तबीयत बिगड़ रही है। गौरव, कैसे देखते हैं ये जो तबीयत बिगड़ रही है, हंगर स्ट्राइक पर लोग बैठे हैं, स्टूडेंट्स पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ नहीं रहा? देखिए, ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोगों को हंगर स्ट्राइक पे जाना पड़ रहा है। आप इस चीज़ को समझिए कि ये नौबत आई क्यों है। कहीं ना कहीं सिस्टम की बहुत बड़ा फेलियर रहा है, लाचारी रही है, और लाचारी से बड़ा मैं कहूँगा कि इसमें सरकार का ईगो अड़ रहा है। तो अगर सरकार अपने ईगो को छोड़ के, देखिए आप ये समझिए, पहले ही हमारे 20 जो साथी है उनकी शहादत हो चुकी है, और काफ़ी लोग हमारे मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, और अभी स्थिति ये बन रही है कि इधर 8 लोग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और एक भाई हमारे जो छत्तीसगढ़ से है वो तो काफ़ी पहले से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जी का भी 6 किलो वजन घट गया है, उनके भी काफ़ी स्थिति मतलब डाउन चल रही है। देखिए, अपने ईगो को आप लोग ख़त्म कर दीजिए, वरना भविष्य में अगर कुछ भी दिक्कत किसी के भी साथ आती है, मान लीजिए सोनम वांगचुक जी के साथ आती है, किसी भी एक स्टूडेंट के साथ आती है, इस बार एक जान का बदला हम ये समझ लीजिए किस तरह लेंगे, आप इस चीज़ का विचार कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम इस मूड में हैं आर पार की लड़ाई में। अगर आप सुनने के इरादे में नहीं है तो अब हम सुनाने के इरादे में हैं। मतलब आप ऐलान कर दिया है कि आर पार होगी? देखिए, बिल्कुल होगी। अब हम इस चीज़ का जवाब, वोट का जवाब चोट से देंगे। अब 2027 में हम यूपी में इसका जवाब देंगे, और 2029 में हम नरेंद्र मोदी जी को इसका जवाब देंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक देश में हम जी रहे हैं। हम ना अपने देश को बांग्लादेश बनाना चाहेंगे, ना अपने देश को नेपाल बनाना चाहेंगे, क्योंकि जो भी संपत्ति का हम नुकसान बांग्लादेश या नेपाल में देख चुके हैं वो कहीं ना कहीं हमारे या हमारे पिता के टैक्स के पैसे से बनी हुई है। तो हम अपने देश को सुरक्षित रखते हुए आप लोगों को डेमोक्रेसी में वोट के डर से हटा के इस देश को एक नया मैसेज देना चाहेंगे कि यूथ देश की सबसे बड़ी शक्ति और राष्ट्र शक्ति में सबसे सर्वप्रिय है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में आपको इतना जूझना पड़ रहा है, अधिकार तो पूरे हैं ही आपके, आप देखो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं फेलियर है कि हम पिछले 10-12 साल से ऐसे सिस्टम में बैठ चुके हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम को ही एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया है, और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के कारण शिक्षा का कोई मुद्दा आज के टाइम में देश में रहा भी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम का है। अगर आप शिक्षा का मुद्दा मानेंगे तो शायद वर्तमान की सरकार को शिक्षा कोई मुद्दा नहीं लगता है, वरना ये स्थिति जो जंतर मंतर में आज बनी हुई है। ये जो बात आप बोल रहे हैं ना, ये हर कोई नहीं बोलता। आप हिंदू होकर के आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का एक एजेंडा चल रहा है देश में। देखिए, मैं बता देता हूँ, ये वर्तमान की सरकार में चला हुआ एक ऐसा एजेंडा है जिसमें दोनों तरफ से ही दुख हो रहा है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, नुकसान दोनों को हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि लोगों का कहना है कि मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है, नुकसान हिंदुओं का भी हो रहा है। तो ये जाता है कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट है। मैं बताता हूँ, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, रोजगार की बहुत बड़ी देश में कमी आ चुकी है, सबके लिए कमी आ चुकी है, ना कि ये हमारे लिए कमी आई है, ये मुसलमान हिंदू सबके लिए आई है। जो शिक्षा है वो बट नहीं रही है इस देश में, मुसलमान भी उसी स्कूल में पढ़ता है, हिंदू का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है। तो
वर्तमान के समय में अगर आप हिंदू मुस्लिम में उलझ जाएंगे तो शिक्षा की जो स्थिति आज हंगर स्ट्राइक की बनी हुई है शायद वो बहुत दर्दनाक होगी और भविष्य में एक ये आंदोलन कोई उग्र रूप ना ले ले, इसके डर से देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान में आके आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपके ईगो से ज़्यादा ये बच्चे और ये अनशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देश का भविष्य है। आने वाले वक्त में हम साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे, कुछ भी बनेंगे तो वर्तमान में हम शिक्षा से ही बनेंगे, बिना शिक्षा के हम कहीं भी नहीं जा सकते। आप जो यहाँ बैठे हैं आपको तो वायरस बताया जा रहा है, कह रहे हैं हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इलाज करेंगे इनका। देखिए मैं बता देता हूं, अगर ऐसा हमें कुछ बताया जा रहा है, पिछले समय में जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना एक इंटरव्यू दिया था तो उसमें हमें दहशतगर्द कहा गया था। तो अगर हम दहशतगर्द हैं तो हम जंतर मंतर पे क्या कर रहे हैं? फिर तो ये बहुत बड़ा गृह मंत्रालय का और दिल्ली पुलिस का फेलियर है, क्योंकि दहशतगर्द जंतर मंतर पे कैसा आ सकता है? जंतर मंतर तो बहुत प्रोटेक्टेड जगह है, आप ये चीज़ समझिए। अगर हम दहशतगर्द हैं तो हमारे ऊपर मुकदमे क्यों नहीं है? देखिए आप वर्तमान की स्थिति समझिए, अगर कोई वर्तमान में बीजेपी का है तो समझ लीजिए वो राष्ट्रभक्त है, वरना सब दहशतगर्द है। और बात रही बीजेपी की, तो मैं एक हिंदू हूं और मैं भविष्य में भी कहता हूं कि अगर बीजेपी अच्छा काम करेगी तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर ये स्थिति बनी रही तो वोट तो छोड़िए, आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि आप 2 और 4 सीट से उठे थे जब आप सत्ता में आए थे, कि वो स्थिति भी ना बचे कि देश में बीजेपी का नाम ही खत्म हो जाए, क्योंकि आपको बहुत नाम बदलने की आदत है। तो वो स्थिति ना पैदा करिए, इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी समाप्त कर दीजिए, क्योंकि स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। वो कब कह रहे हैं आंदोलन करो? देखिए मैं बता तो बहरी गूंगी सरकार को हम सुना कैसे सकते हैं? डेमोक्रेसी में हम आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या तोड़फोड़ करेंगे? आप हमें बताइए। ये डेमोक्रेसी में हम शांति से बैठ के जंतर मंतर पे अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, हम यहाँ पे तोड़फोड़ करने के इरादे में नहीं है। अभी सरकार सही काम नहीं कर रही है। देखिए सरकार कहाँ कर रही है? ये स्थिति थोड़ा बनती देश की अगर सरकार सही काम करती तो। आप मुझे बता दीजिए, सरकार अच्छी है, सरकार की मैं बुराई कभी नहीं करूंगा, लेकिन जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार का ईगो है, वो सरकार को डाउन कर रहा है। आप इस चीज को समझ लीजिए, और ये बहुत बड़ा फेलियर आप लोगों का आ रहा है कि आप लोगों ने अपना ईगो उड़ा दिया है। नरेंद्र मोदी जी, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मैं आपसे, आप प्लीज करके इस चीज को अभी यहीं पे समाप्त कर दीजिए, क्योंकि जो स्टूडेंट हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। शायद आपको ये समझ ना आ रहा हो, क्योंकि आपके पास शायद अभी तक आईटी सेल की वो वीडियो ना आई हो, लेकिन मैं अपनी आंखों से चीज़ों को देख पा रहा हूं, और इतनी बुरी स्थिति में वो लोग हैं, किसी माँ का लाल छिन जाएगा। आप ये चीज़ समझ के देखिए उनके साथ कितना बुरा होगा। एक माँ एक बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, तब जाके बच्चे को जन्म देती है। क्या आप वो चाहेगी कि उसका बच्चा अपने देश के लिए शहादत दे दे? क्या इस दिन के लिए उसने देश में एक भारत जैसे देश में जो सारे धर्मों को मिलाकर बना हुआ है, सारे शिक्षा व्यवस्था को, सारी चीज़ों को मिलाकर बना हुआ है, जहाँ पे व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, वहाँ पे चाहेगी उसका बच्चा एक शिक्षा व्यवस्था की लाचार स्थिति की वजह से शहादत दे दे? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। पर स्थिति ऐसी आ रही है, हम देख रहे हैं कि जो बयान है सरकार की तरफ से वो पॉजिटिव नहीं है, वो स्टूडेंट मानने तैयार नहीं है। कोई वायरस बता रहा है आपको, कोई दहशतगर्द बता रहा है, इसमें आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? देखिए सरकार के बयान तो किसान आंदोलन के टाइम पे जो जंतर मंतर पे था उस टाइम भी बहुत नेगेटिव गए थे। उन्होंने कानून के एक लाइन से फायदे बताए थे, और 1 साल के बाद जब वो कानून वापस हुए थे, जंतर मंतर से आंदोलन खत्म हुआ था, तो उन्होंने उस चीज़ के नुकसान गिनाने शुरू कर दिए थे। तो सरकार का अपना कोई स्टैंड नहीं है। मुझे तो ये नहीं पता लगता सरकार में कानून बनाता कौन है, मंत्री बनते कहाँ से? धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी हम इसलिए जानते हैं क्योंकि वो एक हाईलाइटेड मामला है, वरना देश में आज के टाइम में देश में ये नहीं पता होगा नरेंद्र मोदी, योगी, अमित शाह, राजनाथ जी, 10-12 नेता के बाद में कौन कौन किस डिपार्टमेंट का मंत्री है, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये लाचार सिस्टम की नाकामी है। शिक्षित भारत में भी ये स्थिति आ रही है। क्यों यार, पार्लियामेंट में बैठकर ही तो कानून बनते हैं, सबको पता है। कानून बनते हैं, देखिए कानून बनते हैं पार्लियामेंट, सहमति से तो बन ही नहीं सकते। देखिए कानून का उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कानून क्या बन रहे हैं। कानून बन रहे हैं अडानी जी को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। मैं कहता हूं हमारे देश का व्यक्ति ऊपर जाए, लेकिन गरीब को मार के आप ऊपर जाओगे? आप देख रहे हो क्या स्थिति आपके एक पावर प्लांट की वजह से हो रही है, जिसमें आप इथेनॉल बना रहे हो। वहां पे इतनी बुरी स्थिति है कि बंदा सांस नहीं ले पा रहा है, बच्चे कैसे जिएंगे वहां? तो आप लोग अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए देश की आम जनता का नुकसान ना करिए, वो बहुत बड़ा नुकसान है। और सरकार देश को जो गिनवा रही है, बड़ा डिफिकल्टीज सामने ही आ रही हैं कि युवा इस देश का जो यहाँ जंतर मंतर पर है, उसे लगता है कि देश गर्त में जा रहा है, उसे लगता है कि हम बैकफुट पर जा रहे हैं। सरकार की तरफ से जो चीज़ें बताई जा रही हैं, वो विश्व गुरु अपने आप को बता रहे हैं, वो पहले नंबर पर जा रहे हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमारे देश की जो नेशनल मीडिया है, जिसे डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाता है, वो 157वें नंबर पे पहुंच चुकी है। हमारे देश का पासपोर्ट 70वें नंबर पे पहुंच चुका है। तो कहाँ से हम विश्वगुरु है? मुझे एक चीज़ में बता दीजिए, हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी, 150 करोड़ लमसम आबादी होने के बावजूद भी हमारे देश की कोई फीफा में टीम नहीं है। हमारे देश का क्या है? क्रिकेट खेलने से विश्वगुरु बनेंगे क्या आप? इस तरीके की अगर आप बात करेंगे, फिर वही एंटी नेशनल, चाइना के एजेंट, पाकिस्तान के एजेंट, कि आप अपने देश की खूबी नहीं गिनवा रहे, दूसरे देशों की खूबी आपको नजर आती हैं,
ये सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। देखिए चाइना हमारे देश से 2 साल बाद आज़ाद हुआ था। आप देख लीजिए, हम 47 में आज़ाद हुए थे, चाइना 49 में आज़ाद हुआ था। हम 2.7 बिलियन की इकोनॉमी लेके चले थे, जीडीपी लेके चले थे, और वो लोग 3 बिलियन की जीडीपी लेके चले थे। आज चाइना की 20 है, हमारी 4.6 है। कितना फर्क है, वो हमसे 5 गुना ऊपर चला गया। क्यों ना करे? बराबरी पाकिस्तान से करेगा जो हमसे निकल के भूखा नंगा भिखमंगा देश बना है। आप मुझे बता दीजिए, बराबरी भी तो हम उससे करेंगे ना जो हमारे मतलब का है। आप कहते हो कि जो छोटे देश है, जो यूरोप के डेवलप देश है, कि उन लोगों की जो जनसंख्या है काफी कम है, एक दिल्ली के बराबर है। अरे चाइना की जनसंख्या तो हमारे बराबर है, आप चाइना से बराबरी करिए ना। हमारा बराबर का देश है। लद्दाख में चाइना का टाइम आ रहा है, हम लोग कहाँ हैं? हम लोग पीछे जा चुके हैं। ये फेलियर कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, और इस चीज में मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि समय रहते हुए आप यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिला दीजिए, क्योंकि सिस्टम में बहुत सारी लाचारी है। अगर जंतर मंतर पे सारे युवा आ गए और एक एक डिपार्टमेंट में, क्योंकि सब में लाचारी है। आप देख लीजिए, गृह मंत्रालय आप पे नहीं सिमल रहा है, आप पे शिक्षा मंत्रालय नहीं सिमल रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं सिमल रहा है। सिमल क्या रहा है आप लोगों पे? देश सुरक्षित हाथों में नहीं। देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में नहीं है सर। जब देश का आम नागरिक भूखा मर जाएगा, उसमें ऐसी नौबत आ जाएगी कि वो एक दूसरे को मार के खाने लगेगा, तब देश किस हिसाब से सुरक्षित हाथों पे? आप मुझे बता दीजिए देश की स्थिति क्या है वर्तमान के समय में। देश बहुत गर्द में जा चुका है, और जो लोग हमें दहशतगर्द खालिस्तानी कह रहे हैं, एक बार आप जंतर मंतर पे आइए, और नहीं आ सकते तो रेलवे स्टेशन पे जाइए अपने देश के, और किसी भी अगल बगल के, मैं कह रहा हूँ आप थाईलैंड ही चले जाइए, वो तो वीजा फ्री है। वहां जाके उस देश का रेलवे स्टेशन देख लीजिए, आपको औकात पता लग जाएगी कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि देश की स्थिति वही बता सकता है जो देश से बाहर गया हो, या जिसको बाहर की नॉलेज हो। आप लोगों को हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत हो तो प्लीज इस देश की स्थिति देख लीजिए, आर्टिकल पढ़ लीजिए। पर आपको तो पता है आर्टिकल विदेश बनाता है, तो प्लीज कुछ अच्छा करिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ।